हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो ये हमारा लेक्चर होगा, ये एक स्पेशल लेक्चर होगा जिसमें हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। एफआर मीन्स फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में एक रिलेशन है, तो वही उस रिलेशन को ही सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग जजमेंट्स के द्वारा बताया गया है। बट जजमेंट्स पर पहुंचने से पहले या जजमेंट्स पर जंप करने से पहले हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और डीपीएसपी क्या होता है। तो अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स कंटेन्ड है अंडर पार्ट थर्ड और डीपीएसपी कंटेन्ड है अंडर पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट थर्ड की बात करें तो ये हमारे मूल अधिकारों की बात करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सिटीजन के लिए। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था तो बी एन राव जो मेंबर्स थे, सब जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उन मेंबर्स में से एक थे बी एन राव। और उनका ये मानना था कि जो राइट्स है ना, राइट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देना चाहिए। एक जो इमीडिएटली हमें प्रोवाइड करने हैं अपने सिटीजन्स को, और एक जो हमें इमीडिएटली प्रोवाइड नहीं करने। तो जो इमीडिएट प्रोवाइड करने हैं उनका नाम उन्होंने रखा फंडामेंटल राइट, और जो इमीडिएटली प्रोवाइड नहीं करने वो है हमारे डीपीएसपी। बट डीपीएसपी को भी इम्प्लीमेंट करेगी स्टेट। अगर कोई भी लॉ बनाएगी तो वो लॉ बनाते टाइम डीपीएसपी को ध्यान में रखेगी कि भाई अगर कोई भी लॉ बना रहे हैं तो अगर हम इस प्रोविजन को एनफोर्स में ला सकते हैं तो उसका वो ध्यान में रखेगी। एक तरीके से डीपीएसपी एज अ गाइडलाइंस वर्क करेंगे। एंड फंडामेंटल राइट्स तो इम्पॉर्टेंट है ही। अगर स्टेट कोई भी लॉ बनाती है तो फंडामेंटल राइट्स को तो ध्यान में रखना ही है कि उसके वॉयलेटिव में वो लॉ ना हो। अब आ जाते हैं हम केसेस पर। ये इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि बेसिकली रिलेशन है क्या फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में। तो सबसे पहला जो हमारा केस आता है वो है चंपकम दोईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। चंपकम दोईराजन केस के अंदर, ये तो सबसे पहले 1951 का ये केस है, बहुत पुराना केस है। इसके अंदर बेसिकली कोर्ट ने कहा क्या था, इसके अंदर कोर्ट ने कहा था कि जो फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी है ये कैसे रिलेटेड है आपस में। बेसिकली जो फंडामेंटल राइट है वो सुपीरियर है एंड जो डीपीएसपी है वो सबॉर्डिनेट है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं अधीनस्थ है। जो डीपीएसपी है वो फंडामेंटल राइट के अधीनस्थ है। हम सबॉर्डिनेट को हिंदी में अधीनस्थ बोल सकते हैं। कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, अगर मैं बोलूँ कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो अगर, तो उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हम क्या मानेंगे कि फंडामेंटल राइट सुपीरियर है या डीपीएसपी सुपीरियर है। तो हम फंडामेंटल राइट को ही हमेशा सुपीरियर मानेंगे अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे कॉन्फ्लिक्ट कब होएगा, अगर फंडामेंटल राइट के किसी प्रोविजन के अंदर कुछ और बात कही है और डीपीएसपी के प्रोविजन में कुछ और बात कही है, मतलब कॉन्ट्रेरी बात बोली है, दोनों में सेम बात नहीं बोली, अलग अलग बातें बोली हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर हम कौन से प्रोविजन को अपहेल्ड करेंगे, कौन से प्रोविजन की बात को हम मानकर चलेंगे। हम तो यही बात आती है यहाँ पर। चंपकम दोईराजन के केस में कोर्ट ने बोला कि जो फंडामेंटल राइट है वो सुपीरियर है एंड डीपीएसपी जो है वो उसके सबॉर्डिनेट है एंड अधीनस्थ है। इसके बाद हम सबसे ज़्यादा महत्व फंडामेंटल राइट को ही देंगे, हमें ये तो समझ में आ गया 1951 के अंदर। नेक्स्ट हमारा केस आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 के अंदर। इस केस के अंदर कोर्ट ने कहा कि कोई भी बड़ा और छोटा नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को हमने फंडामेंटल राइट को बड़ा बताया एंड डीपीएसपी को छोटा बताया चंपकम दोईराजन के केस में। बट गोलकनाथ के केस में क्या बोला कि कोई भी छोटा या कोई भी बड़ा नहीं है, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक को हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं या सप्लीमेंट्री हैं। तो इसको समझने के लिए हम जैसे कह सकते हैं कि अगर कोई सब्सटैंटिव लॉ है या कोई प्रोसीजरल लॉ है, सब्सटैंटिव लॉ के बिना प्रोसीजरल लॉ नहीं चल सकता, प्रोसीजरल लॉ के बिना सब्सटैंटिव लॉ नहीं चल सकता। तो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यही बात गोलकनाथ के केस में भी बोली कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डीपीएसपी हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दोनों को साथ, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, दोनों एक दूसरे के सुपीरियर में नहीं है, दोनों में से कोई भी एक सुपीरियर में नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा केस आता है वो है वीएम थॉमस का केस। वीएम थॉमस के केस में कोर्ट ने क्या कहा, वीएम थॉमस के केस में कोर्ट ने बोला कि हमें एक बैलेंस बनाकर रखना है। बैलेंस बनाना ज़रूरी है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के अंदर। एक बैलेंस होगा तभी चीज़ें सही से चलेंगी। तो फंडामेंटल राइट्स को और डीपीएसपी को एक बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा केस आता है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
इस केस के अंदर कोर्ट ने क्या कहा, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है ये आया था हमारा 1980 का केस। इस केस के अंदर कोर्ट ने कहा कि जैसे कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आप फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये बोला बैलेंस तो ठीक है आप बनाओगे कि आपको डीपीएसपी को भी इम्प्लीमेंट करना है और फंडामेंटल राइट को भी इम्प्लीमेंट करना है, दोनों को ही इम्प्लीमेंट करना है, कोई एक दूसरे के छोटे बड़े नहीं है। बट डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर सकते। यही बात बोली थी मिनर्वा मिल्स के केस के अंदर कि बैलेंस तो बनाना है बट बैलेंस कैन नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड, कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो सकता टू इम्प्लीमेंट द डीपीएसपी, टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस कंटेन्ड अंडर डीपीएसपी। नेक्स्ट जो हमारा केस है, या लास्ट जो हमारा केस है वो है अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2008 का ये केस है। इस केस के अंदर कोर्ट ने क्या कहा कि बेसिकली जो फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी है ये दोनों के अंदर ही अलग अलग प्रोविजंस कंटेन करते हैं। तो बेसिकली जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट कुछ अलग राइट्स कंटेन करता है एंड डीपीएसपी अलग राइट कंटेन करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो कंटेन करते हैं वो करते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, एंड दूसरी तरफ जो डीपीएसपी है वो कंटेन करते हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को हम कह सकते हैं सामाजिक और राजनीतिक अधिकार, और सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स को हम कह सकते हैं सामाजिक, आर्थिक और कल्चरल का चेक करना पड़ेगा, कल्चरल अधिकार, ये अधिकार में आता है डीपीएसपी। बेसिकली तो दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो राइट्स दे रखे हैं वो अलग है एंड डीपीएसपी के अंदर जो राइट्स दे रखे हैं वो अलग हैं। तो यही रिलेशन बताया था अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर। अब नेक्स्ट बात आती है कि हम इन केसेस को याद कैसे करें। तो जो याद करने की ट्रिक है वो भी बहुत इजी है, याद बहुत इजी तरीके से आपको हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, चंपा, फिर गोल, यहाँ पे याद करना है थॉमस, यहाँ पे याद कर लो मिल्स एंड यहाँ पे याद कर लो अशोक कुमार। अब एक कहानी सुनेंगे, कहानी से आपको पूरा ये केसेस की जो लिस्ट है वो याद हो जाएगी कि कौन सा केस पहले आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया। सबसे पहले तो एक लड़की थी चंपा नाम की, उसको गोलगप्पे पसंद थे। गोलगप्पे खाने के बाद वो गई चर्च। जैसे कि थॉमस जो पर्सन, जिस भी पर्सन का नाम होगा, मे बी वो क्रिश्चियन होगा, हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं वो क्रिश्चियन है। क्रिश्चियंस लोग कहाँ जाते हैं, चर्च में जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा चर्च। चर्च में जाने के बाद उसने प्रे कर लिया। प्रे करने के बाद वो गई मिल में। मिल में उसने क्या करा, काम करा। कुछ काम करने के बाद पैसे आए होंगे, पैसे आने के बाद वो मूवी देखने गई। किसकी मूवी, अशोक कुमार की। तो ये कहानी आप अगर याद कर लेंगे आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा कि कौन सा केस पहले आया, कौन सा केस बाद में आया। चंपा से आपको याद हो जाएगा चंपकम दोईराजन, गोलगप्पे से याद हो जाएगा गोलकनाथ, थॉमस चर्च, मिल्स में गई काम करने, तो इससे तो मिनर्वा मिल्स क्लियर ही है। नेक्स्ट मूवी देखने गई, किसकी गई, अशोक कुमार की। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी एंड इस ट्रिक से आपको इजीली ये सारे केसेस याद हो जाएंगे। एंड आप कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, ये वाले केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।